हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आज भारतीय संविधान से संबंधित अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। हमें पता है कि भारतीय संविधान दुनिया के कई संविधानों से विशेष है, अलग है। तो वो किस प्रकार से अलग है वो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देती हैं। वो क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहली जो विशेषता है इसकी वो ये है कि ये एक लिखित और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने भारत के संविधान को बनाया लिखा। तो इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य हो जाती है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। उसके बाद क्या हुआ, संविधान में कई संशोधन हुए, परिवर्तन किया गया और अब वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है, किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है, जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है ये दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है। प्रस्तावना क्या है इसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो और अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। भारत पूरी तरह से बाह्य नियंत्रण से आजाद है। उस पर बाहर से किसी भी संस्था का, किसी भी देश का कोई जोर नहीं है भारत पर कि भारत अपनी कोई भी पॉलिसी कैसे डिसाइड करती है। भारत अपनी मर्जी का मालिक है, तो इसे संप्रभुता संपन्न राज्य कहते हैं। इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में ही निहित है। भारत की जनता जो भी है वही भारत की संप्रभुता है। यद्यपि भारत आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है। और भी कई ऐसे संगठन हैं जिनका भारत सदस्य है, लेकिन उसकी यह सदस्यता अपनी इच्छानुसार है। भारत पर कोई दबाव नहीं है कि नहीं भारत को उसका सदस्य होना ही होना है, संयुक्त राष्ट्र का या कॉमनवेल्थ का या G4 का या किसी भी ऐसे संगठन का। भारत अपनी इच्छा से, भारत जब चाहे उसे छोड़ सकता है। तो इसलिए इसका भारत की संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली जो विशेषता है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, लोकतंत्र एक अलग चीज है, गणराज्य एक अलग चीज है। क्या है लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ? यह है कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत के जो प्रतिनिधि होंगे, जो जनता के प्रतिनिधि होंगे, वही शासन करेंगे। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। भारत की जनता जिसे चुनेगी वही शासन करेगा। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? गणराज्य से आशय यह है कि भारत का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, ब्रिटेन की तरह अनुवांशिक व्यक्ति नहीं। ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन का जो राजघराना है, तो राजघराने का जो कोई भी उत्तराधिकारी होगा वही ब्रिटेन का, इंग्लैंड का राष्ट्रपति होगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, निर्वाचित होता है। तो इसलिए भारत गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है भारत में। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन वहां पर गणराज्य नहीं है। अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो है संसदीय सरकार। भारत का संविधान भारत को एक संसदीय सरकार उपलब्ध करवाता है। संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है जो इंग्लैंड के मॉडल पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों मतलब मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होता है। यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी
होती है। ये जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर संसद में किसी भी एक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसलिए ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति सारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन राष्ट्रपति के पास बस नाम मात्र की शक्तियां हैं। बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगली जो विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य मतलब भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो उनका पालन करें। निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसकी प्रेरणा मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से मिलती है। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से मुख्यतः लिए गए हैं। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों एवं अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जा सकता है या पूछा गया है कई बार कि किसने नीति निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है ग्रेनवेल ऑस्टिन। या फिर ग्रेनवेल ऑस्टिन ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वो नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को कहा है। अगला पॉइंट है, अगली जो विशेषता है वो है भारतीय संविधान की एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो संविधान है वो भारत को एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करती है। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य में उच्च न्यायालय एवं नीचे क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय हैं। जो न्यायपालिका है ये किसी भी तरह से संसद के अधीन नहीं है, वो पूर्णतः स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो संविधान एवं मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। अगर क्वेश्चन यह होता है कि संविधान का संरक्षक, संविधान का गार्जियन कौन है, तो वो संसद नहीं बल्कि न्यायपालिका या फिर हम जैसे सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि मतलब ऐसे प्रावधान है कि जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई आंच ना आए, मतलब उस पर कोई भी दबाव ना बना पाए, संसद कोई भी दबाव ना बना पाए। तो इसलिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उसकी स्वतंत्रता जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। ये जो प्रावधान किए गए हैं इनको बदला नहीं जा सकता, यह बदला नहीं गया है अभी तक। बदला जा सकता है क्योंकि संविधान का हिस्सा है तो संशोधन हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक बदला नहीं गया है। तो इससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। वो ऐसे प्रावधान है कि वो अपनी नियुक्ति मतलब न्यायपालिका के लोग मिलकर के खुद से करते हैं, तो इससे उसका संसद से कोई भी दबाव नहीं होता है। अगली जो विशेषता है वो संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। ये एक अद्भुत समन्वय है। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। मतलब हम किसी को ऊंचा या किसी को नीचा नहीं बता सकते, बिल्कुल बराबर पर दोनों स्थित हैं। भारतीय संसद ना तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और ना ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोनों मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल बराबरी पर खड़े हैं। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, ये भी इसकी एक विशेषता है। भारतीय संविधान एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। कैसे? यह कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जो कि संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। तो भारत का संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है ना पूर्णतः लचीला है, ये दोनों का मिक्सअप है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां पर फेडरल राज्य होता है वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, जैसा कि अमेरिका का संविधान देता है। लेकिन भारत का संविधान केवल एक नागरिकता को
की मान्यता को प्रदान करता है। भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। वयस्क मताधिकार, ये एक अगली विशेषता है भारत का संविधान जो देता है भारत के लोगों को। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। जो भी वयस्क हैं, जो भी उस कैटेगरी को जो बाउंड्री बनाई गई है, जो उसके पार हैं, तो उन्हें मत का अधिकार है। संविधान के लागू होने के समय मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, लेकिन संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार का जो अधिकार था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया कि जो 18 वर्ष के ऊपर हैं उन्हें वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार प्रदान है। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति के हैं, किस पंथ के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सा रंग है, महिला हैं, पुरुष हैं, क्या है, इस अमीर हैं, गरीब हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो 18 वर्ष के हैं तो वो मत दे सकते हैं। केंद्रोन्मुख संविधान, यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो राज्यों को शक्तियां देते हैं, लेकिन फिर भी केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है इसमें। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। एकात्मक मतलब कि सारी शक्तियां संसद के पास, मंत्रिपरिषद के पास ट्रांसफर हो जाती हैं। अगली जो विशेषता है वो है भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। जब भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, तब ये कहा गया कि पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम देश बनाया जाएगा, लेकिन भारत के वासियों ने कहा कि भारत को एक हिंदू देश नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु अन्य स्वतंत्रताओं की तरह धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए युक्त रोक लगाई जा सकती है। मतलब अगर कोई ऐसा कारण है जिससे उसको रोका जा सके, कोई ऐसा स्ट्रांग रीज़न है, तो इसको रोका भी जा सकता है। जो अधिकार हैं वो कम भी किए जा सकते हैं। उपासना का जो अधिकार है वो भी खत्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है। समाजवादी राज्य का मतलब है कि जो राज्य है वो समाज की तरफ, समाज के लिए काम करेगा। जैसे इस देश में हम देखते हैं जो टैक्स की जो व्यवस्था है, ये समाजवादी राज्य की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो बताता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। इसमें क्या है कि जो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, उन्हें कर नहीं देना है। फिर धीरे धीरे जो थोड़ा सा मिडिल क्लास के हैं उनसे थोड़ा कर लिया जाता है। जिनके पास ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा अमीर हैं, उनसे कर अधिक लिया जाता है। और ये जो कर है, ये जो गरीब हैं उनके भलाई के कार्यों में लगाया जाता है। तो ये बताता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन, भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित है। मतलब जो कानून है वो सबके लिए एक समान है, एक जैसा है। उस कानून के आगे ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। तो ये विधि का शासन है, ये जो भारत के संविधान की विशेषता को बताता है। अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश, ये भी भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की विशिष्टता का एक अन्य कारण इसमें विभिन्न देशों के संविधान में निहित महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश है। विदेशी संविधानों के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप डालकर संविधान में शामिल किया गया। जब भारत की संविधान सभा जो थी, जब संविधान का निर्माण कर रही थी, तब उसने विश्व के कई देशों के संविधान को पढ़ा, उसे जांचा, उसे परखा और उनसे छांट कर उनसे सब में से कुछ ना कुछ चुन करके जो भी उनके अच्छे उपबंध, जो भी अच्छे प्रावधान थे, तो उनको मिला करके भारत के संविधान को बनाया गया है।
तो इससे भारत का संविधान विशेष हो जाता है। त्रिस्तरीय शासन या फिर विकेंद्रीकृत व्यवस्था। शासन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का प्रबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर हो गए, केंद्र का, दूसरा राज्य का और तीसरा स्थानीय स्तर, तो इसका उपबंध किया गया है, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं मिलता है। ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं है कि जो शासन हो वो 3 स्तर पर हो, ये केवल भारत में होता है और यह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पॉसिबल हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।